क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है स्वामी विवेकानंद एंड दयानंद सरस्वती वेर बोथ इन्फ्लुएंशियल हिंदू रिफॉर्मर्स इन द 19th century बट देयर अप्रोच डिफर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफ्लेक्ट दिस डिफरेंस। बोल रहा है स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती दोनों जो है 19वीं सदी के प्रभावशाली हिंदू सुधारक थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग थे। तो कैसे अलग थे ये आपको बताना है। सबसे अच्छा तरीका से कैसे वो अलग थे। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोल रहा है कि स्वामी विवेकानंद इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति डिवोशन वाइल दयानंद सरस्वती फोकस्ड ऑन कर्मा। बोल रहा है स्वामी विवेकानंद ने भक्ति के महत्व पर जोर दिया, जबकि दयानंद सरस्वती ने कर्म पर ध्यान केंद्रित किया। ये गलत है। दोनों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या दयानंद सरस्वती हो, दोनों ने भक्ति को भी इम्पोर्टेंट दिया और कर्म को भी इम्पोर्टेंट दिया। हाँ, उसका इंटरप्रिटेशन उन्होंने अलग किया, लेकिन ये दोनों ने भक्ति को भी बोला कि भक्ति के द्वारा और कर्म के द्वारा दोनों जो है आप दोनों के द्वारा जो है आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए ये वाला जो है वो गलत होगा पहला। दूसरा बोल रहा है स्वामी विवेकानंद एडवोकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वाइल दयानंद सरस्वती प्रायोरिटाइज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बोल रहा है स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक सुधार पे वकालत की, बल्कि जबकि जो है हमारा दयानंद सरस्वती जो थे वो बोलते थे कि धार्मिक जो या फिर आध्यात्मिक बातों का करते थे। गलत बात है। दोनों जो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हम पढ़ते हैं कि दोनों जो है समाज सुधार का बात करते थे, ठीक है ना। जैसे दयानंद सरस्वती बोले थे कि जो ब्राह्मणवाद है उसको ख़त्म करो, क्लासलेस सोसाइटी बनाओ जिसमें कोई वर्ग रहित सोसाइटी बनाओ, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उसी तरह स्वामी विवेकानंद जो थे मूर्ति पूजा का सपोर्ट तो करते थे, लेकिन कर्म कांड का वो जो विरोध करते थे, है ना, दोनों मेडिटेशन पे, योगा पे, ये सारी चीज़ों पर बात करते थे। इसलिए ये भी जो है गलत होगा स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट बोल रहा है विवेकानंद एम्ड टू uplift the women and the downtrodden while दयानंद सरस्वती advocated for the preservation of traditional social structure। वो रहा है विवेकानंद का लक्ष्य दलितों और महिलाओं का उत्थान करना था, जबकि दयानंद सरस्वती ने पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं के संरक्षण की वकालत की। ये भी गलत है। दोनों जब समाज सुधार का बात करेंगे तो जाहिर सा बात है कि महिलाओं का, दलितों के कल्याणकारी का बात करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए तीसरा भी गलत है। इसका मतलब चौथा जो है हमारा सही होगा। क्या है चौथा भाई? बोल रहे विवेकानंद बिलीव्ड आइडल वर्शिप कुड बी ए पाथवे टू अंडरस्टैंडिंग द डिवाइन वाइल दयानंद सरस्वती रिजेक्टेड इट एज ए कॉन्ट्रेडिक्ट टू वैदिक टीचिंग। बोल रहे विवेकानंद का मानना था कि मूर्ति पूजा ईश्वर को समझने का एक मार्ग हो सकता है, ठीक है, जबकि दयानंद सरस्वती ने इसे वैदिक शिक्षाओं के विपरीत बताते हुए अस्वीकार कर दिया। ये सही है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा को मानते थे कि भगवान को समझने का एक जरिया है ये, ठीक है, और दयानंद सरस्वती बोलते थे कि नहीं, मूर्ति पूजा जो है वैदिक शिक्षा के विपरीत है, ठीक। इसलिए अभी देखोगे डीएवी जो स्कूल्स होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, वहाँ भी अभी भी मूर्ति पूजा, ये सब सरस्वती पूजा और ये सब नहीं मनाया जाता है, राइट। वहाँ पे यज्ञ वज्ञ होता है और एक मतलब निराकार ब्रह्म का कल्पना किया जाता है और उसके बारे में विचार का किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए काली पूजा जब होता है, ठीक है, रामकृष्ण आश्रम में भी देखिए, वहाँ पे आप देखेंगे मूर्ति पूजा ये सब होता है, राइट। कोई भी डाउट इसमें नहीं है। तो 54 का जो आंसर होगा हो जाएगा डी, घा। क्वेश्चन नंबर हम 55 देखते हैं। यस, 55 जो है वो देखते हैं। वो रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी 1930। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञ आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमको जो है गलत स्टेटमेंट को चुनना है, ठीक है। देखिए सविनय अवज्ञ आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च से शुरू हुआ था, ठीक है। दांडी मार्च से गांधी जी जो है साबरमती से दांडी गए थे, ठीक है। लगभग आपका जो है 20-25 दिन का यात्रा था, लगभग 100-150 लोग थे। स्टार्ट तो किए थे 70 से 80 लोग, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। फिर उन्हें दांडी गए और फिर वहाँ पे समुद्र के पानी को बॉईल करके नमक बनाए। पहले जो है नमक आप बना नहीं सकते थे, अंग्रेज का ऐसा कानून था, लेकिन गांधी जी जो है नमक बनाए और कानून को तोड़े, इसलिए उनको बोला जाता है उन्होंने कानून को तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय मतलब विनय पुत्र विनयता के साथ, कानून मतलब हिंसात्मक रूप से नहीं, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो हुआ था लाहौर सेशन में। किसमें हुआ था? लाहौर सेशन में 1929 में, जिसका अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और टाइम दिए थे कि अगर अंग्रेज इंग्लिश अगर हमें डोमिनियन स्टेटस या स्वराज नहीं देगा तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे क्या? सविनय अवज्ञा। फिर उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, राइट। उस तो बोल रहा है रिजोल्यूशन टू लॉन्च द सीडीएम वाज अप्रूव्ड इन कराची सेशन। नहीं, कराची सेशन जो दोस्तों इसको हेड किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये किए थे 1931 में, जहाँ पे फंडामेंटल राइट पे और इकोनॉमिक
राइट, ये सब पे इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस ये सब का बात किया गया था। सरदार पटेल हेड किए थे 1931 में, ठीक है, जहाँ पे आपको ये बोला गया था कि गांधी जी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अभी रोकेंगे, ठीक है, और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये बात हुआ था कराची सेशन में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं, लेकिन लॉन्च करने का प्रस्ताव जो हुआ था वो हुआ था लाहौर सेशन में, ठीक है, इसलिए ये वाला हमारा गलत है, ठीक। तो यही हमारा उत्तर निकल गया, क्योंकि यही हमको प्राप्त करना था कि कौन सा जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है गांधी जी आस्क्ड लोकल ऑफिशियल टू रिनाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। गांधी जी ने स्थानीय अधिकारियों को बोला था कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए लोगों का। गांधी जी ने पुलिस को ये नहीं बोला था कि पुलिस आप छोड़ दीजिए, पोस्ट जो पुलिस ऑफिसर उनको बोला था कि आप जो है पुलिस का काम करते रहिए, ठीक है, आर्मी में रहिए, लेकिन आप भारत के अगेंस्ट जो है काम मत करिए, ठीक है। फिर लार्ज नंबर ऑफ वीमेन पार्टिसिपेशन वाज ए नोटेबल फीचर। इस आंदोलन में बहुत सारे महिलाओं जो पार्टिसिपेट की थी, तो ये भी हमारा सही है। फिर बोला इस मूवमेंट को गांधी इरविन समझौता के द्वारा जो है वो रोक दिया गया था, तो ये भी सही है। तो 55 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कराची सेशन जो रिलेटेड है गांधी इरविन पैक्ट को जो है स्वीकार किया गया था, और गांधी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे शामिल होने के लिए एग्री किए थे, वो कराची सेशन है, सरदार पटेल इसको हेड किए थे, और लाहौर सेशन के द्वारा जो है गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने का परमिशन कांग्रेस ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के समय जो हमारा शिक्षा का जो है डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसके बारे में है। देखो, सबसे पहले शिक्षा का विकास के बारे में जो बात हुआ था वो 1813 में हुआ था, जहाँ पे चार्टर एक्ट जो था 1813 का, उसमें बोला गया था 1 लाख रुपया जो है अंग्रेज देगा इंग्लिश एजुकेशन के प्रमोशन के लिए, भारत में इंग्लिश शिक्षा के प्रमोशन के लिए दिया जाएगा चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो है उससे एग्रीमेंट, इसमें भी वो जो है सहमति नहीं हुआ कि 1 लाख रुपये हम क्यों देंगे भारत में प्रमोशन के लिए। अब जाहिर सा बात है, फिर प्रमोशन की जब देंगे इंग्लिश एजुकेशन, तो कौन से भाषा में देंगे, क्या उसको हम वेस्टर्न एजुकेशन देंगे या फिर किस भाषा में देंगे, उसको लेके भी जो है विवाद होने लगा, ठीक है ना। जहाँ कुछ लोग बोलते थे कि इंग्लिश एजुकेशन देना चाहिए, कुछ लोग बोलते थे कि भारत का जो एजुकेशन है वही उनको देना चाहिए, भारत का लिटरेचर के बारे में पढ़ाना चाहिए, ठीक। तो बोल रहा है कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंस इन द कंट्री। तो ये सही है, मॉडर्न साइंस के बारे में पढ़ाने के लिए जो है चार्टर एक्ट 1813 का बात हुआ। फिर बोल रहा है लॉर्ड मैकाले मिनट लेट टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन ऑल प्रोविंसेस। देखिए, लॉर्ड मैकाले को भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा नाम आता है, ठीक है। और मैकाले जो बोलता था, मैकाले जो था बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, और ये बोलता था, और बहुत ही मतलब अपने को बहुत काबिल दिखाता था, और ये बोलता था कि भारत में का शिक्षा जो है बहुत बेकार है, भारत का खासकर हिंदी, संस्कृत, उर्दू का शिक्षा और इंग्लिश एजुकेशन भारत के लोगों को देना चाहिए। और ये बोलता था कि इंग्लैंड का जो पुस्तकालय है उसका एक सेल्फ, मतलब एक जो उसका रेक है, ठीक है, उसमें पूरा भारत के लिटरेचर ये सब शामिल हो जाएगा। ईस्ट का मतलब पूरा इंडिया और पूरा ईस्टर्न एशिया का लिटरेचर शामिल हो जाएगा। और फिर लॉर्ड मैकाले ने बोला कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ऐसा भारतीय चाहिए जो रंग रूप में तो इंडियन हो, लेकिन अपने खून से, मतलब उसका टेस्ट जो स्वाद से इंग्लिश हो, ताकि इंग्लैंड का सामान वामान वो खरीदे, ठीक है, और इंग्लैंड को वो सपोर्ट करे, उसका विचार जो है इंग्लैंड की दृष्टि से होना चाहिए। वो लॉर्ड मैकाले, इसीलिए लॉर्ड मैकाले को मिनट बोला जाता है इसको। और ये आप देख सकते हैं, इनका पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। ये 1835 में माइन्यूट ऑन इंग्लिश एजुकेशन को लेके आए, ताकि इंग्लिश एजुकेशन भारत में प्रमोट किया जा सके। और विलियम बेंटिक ने इसके पॉलिसी को जो है, जिनका कार्यकाल था 1828 से 35 तक, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उसके समय ये स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। और मैकाले ने बोला था कि इंग्लिश एजुकेशन में लोगों को पढ़ाए, ठीक है, और बाकी संस्कृत और अरबिक भाषा को भी जो सरकार सपोर्ट कर रही है उसको सपोर्ट को हटा लो, ठीक है। ट्रेडिशनल एजुकेशन पे जो सरकार खर्चा कर रही है वो ख़त्म कर लो, ठीक है, और जो भी पैसा हो उस पर वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोट कर ले दीजिए। भारत के लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ेगा, संस्कृत और अरबी में कुछ नहीं लिखा हुआ है। और ये बोला था कि इंग्लिश जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीखना संस्कृत और अरबी की तुलना में, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बोला, और इन्होंने बोला था कि सब लोगों को पढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों को आप पढ़ा दीजिए, ठीक है, फिर उन लोगों की जिम्मेदारी होगी बाकी को पढ़ाना। उसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो और
समझे। और इन्होंने बोला कि बड़े बड़े आप यूनिवर्सिटी ये सब खोलने की ज़रूरत नहीं, कि हर प्रांत में यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, कहीं कहीं खोल दो और फिर लोगों को पढ़ाओ। तो इस तरह से इन्होंने बात किया। तो ये वाला गलत होगा कि लॉर्ड मैकाले के आदेश के अनुसार सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, ये नहीं होगा। देखो, सबसे अच्छा जो इंग्लिश एजुकेशन मतलब सबसे अच्छा जो भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए बोला जाता है, वो बोला जाता है वुड्स डिस्पैच एक्ट। वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड जो थे, एक व्यक्ति थे जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे। उन्होंने जो है 1854 में, देखो 1848 से लेके 1856 तक का जो कार्यकाल है वो लॉर्ड डलहौजी का है। तो उसके समय में एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया गया था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, ठीक है, उसने लेके आया वुड्स डिस्पैच। ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854। ठीक है, उसको वुड्स डिस्पैच भी बोला जाता है। ये भारत में इंग्लिश मतलब एजुकेशन सिस्टम के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में अगर हम देखें तो इन्होंने बोला कि भाई जो लॉर्ड मैकाले ने बोला था कि कुछ लोगों को आप पढ़ा लीजिए, बाकी कुछ उनकी जिम्मेदारी होगी उनको पढ़ाना, तो उसको इन्होंने रिजेक्ट किया और ये बोला कि सरकार को जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा कि सरकार जो है एजुकेशन को प्रमोट करे। और इन्होंने बोला, किसने, वुड्स, चार्ल्स वुड ने वुड्स डिस्पैच एक्ट में बोला कि इसलिए हर प्रांत में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग जो है बनाना चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्सिटी भी खुलना चाहिए। ठीक है, फिर जाके कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो है वो यूनिवर्सिटी खुला। फिर जाके दो व्यक्ति आपको पता है बंकिम चंद्र जो चटर्जी थे, फेमस बंगाल के नॉवलिस्ट थे, है ना, वो नॉवेल लिखते थे 1858 में जो थे वो, दो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पहले दो ग्रेजुएट में से एक थे। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे पहले दो ग्रेजुएट कौन थे। एक तो मैंने बता दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरे कौन थे ये बताइए। तो लॉर्ड मैकाले ने नहीं बोला था एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर मतलब डिपार्टमेंट बनाने के लिए प्रांतों में, कौन बोला था, चार्ल्स वुड ने बोला था। ठीक है, चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच एक्ट में बोला गया था। साथ ही साथ इसने बोला था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा मतलब बच्चा क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक इंग्लिश में पढ़ाने के लिए। इन्होंने बोला कि शुरुआती शिक्षा जो है मातृभाषा में होना चाहिए, हिंदी में या चाहे संस्कृत या अरबी में, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। उसके बाद जो है जो टेक्निकल एजुकेशन है वो सब आप इंग्लिश में दीजिए। ठीक है, तो ये सारा इन्होंने बोला था। फिर नेक्स्ट है द मास, तो दूसरा हमारा गलत हो गया। फिर बोल रहा है द मास लिटरेसी इन इंडिया वाज मच बेटर इन 1921 देन इन 1821 ड्यू टू द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ब्रिटेन की जो शिक्षा नीति थी वो अच्छी थी इंडिया के लिए कि ख़राब थी। एक ही दो अच्छी थी, वो भी चार्ल्स वुड वाला, बाकी सब लोग ख़राब था, तो नेगेटिव था। तो 1821 में जो है आपका जो शिक्षा था भारत में, जो शिक्षा का स्तर था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन जब आपका चार्टर एक्ट आया 1821 से थोड़ा सा पहले, तो उसके बाद एजुकेशन सिस्टम भारत में बहुत ही ख़राब हो गया। ठीक है, तो 1921 में जो मास लिटरेसी था वो भारत में 1821 के लेवल से भी पुअर था। 1900 अगर हम बात करेंगे कि 1911 में जो लिटरेसी रेट था, शिक्षा जो दर था दोस्तों, वो 94% था, और 1921 में वो 92% था। अब समझिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हार्डली जो है आप समझिए 10-12% हमारा लिटरेसी रेट था। ठीक, तो अंग्रेज क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेज ने मास शिक्षा, जन साक्षरता को रिजेक्ट किया, नेगलेक्ट किया, उसको उतना ध्यान नहीं दिया। उनको बस यही मकसद था कि कुछ लोगों को पढ़ा दो ताकि वो स्वाद से अंग्रेज बन जाए और फिर जो है वो ब्रिटेन का सामान ये सब खरीदे। ठीक है, जहाँ पहले भारत के लोग मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे, अब जो है इंग्लैंड के लोगों के द्वारा बनाए गए फेस वाश और ये साबुन से दिन भर घिस घिस के नहाने लगे। ठीक है, तो ये उनका टेस्ट जो है वो चेंज हो गया। तो ये जो है वो क्या है, गलत है। तो कौन कितने कथन सही है, सिर्फ एक ही कथन सही है, ओनली वन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, बोला कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक, बोल रहा है कि एक तरफ सेंटर है, दूसरी तरफ लीडर है। ठीक है ना, तो 1857 क्रांति में अलग अलग जो देश, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लीडर ने पार्टिसिपेट किया। जैसे अगर हम बात करें बिहार से, तो बिहार से कौन थे मतलब कुंवर सिंह थे। ठीक, कानपुर से कौन थे, तात्या टोपे और नाना साहिब। ठीक है, तो ये सही है। उसका लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल। ठीक, उसका बरेली से कौन था, खान बहादुर। और दिल्ली से कौन थे, जनरल बख्त खान। तो किस में सही मैच है, तो देखिए ये सही मैच है, ये सही मैच है, ये सही मैच है, तीन को सही मैच है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 3। ठीक है, इसके अलावा बताइए फैजाबाद से कौन था। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये भी बताओ मुझे कि कौन कौन से इंग्लिश जो ऑफिसर थे अलग अलग एरिया से पार्टिसिपेट किए थे।
ठीक है। झांसी से कौन आंदोलन को दबाने में मदद किया था अंग्रेज का, ठीक है ना, मतलब इंग्लिश ऑफिसर कौन लीड कर रहा था। उसके बाद कानपुर से कौन था, दिल्ली से कौन था, ये सब आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा। ये छोटा छोटा चीज़ है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो नहीं जानिएगा तो मुंह बना लेंगे वहाँ पे एग्जाम में। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 58। बोला कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्नलिखित घटनाओं पे विचार करना है। काकोरी ट्रेन डकैती बाय राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन जो डकैती हुआ था उसको किया कौन था भैया, तो उसको किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया था 1924 में। काकोरी में एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, स्टेशन से, तो वहीं पे वो बहुत सारा उस पर डॉक्यूमेंट था, पैसा था, तो उसको उन्होंने लूटा था 1924 में। एचआरए जब फाउंडेशन हुआ था तब, ठीक है। और 1925 में ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। और इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, मनमाथनाथ गुप्ता, राजेंद्र लहरी, ये सब लोगों ने किया था। 4 लोग जो थे, बिस्मिल्लाह और अशफाकुल्ला खान को इंक्लूड करके उनको जो है फांसी पे लटका दिया गया था और बाकी लोगों को उम्र कैद दिया गया था, ठीक। तो ये हुआ था कब, 1925 में। किसने किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, याद रखना है। उसके बाद थ्रोइंग बॉम्ब एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने, दोनों ने मिलके 1929 में, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। क्योंकि उनका था कि बहरे को सुनाना है, टू मेक द डिफ हियर। और क्यों किया था, 2 बिल को लेके, 2 बिल पास हो रहा था उस समय सदन में। तो एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, और दूसरा बिल था आपका जो है, और दूसरा जो बिल था, और एक ट्रेड यूनियन को लेके था, जिसमें ट्रेड यूनियन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था उनके स्ट्राइक करने पे, ठीक है। और दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल था, जिसमें सिविल लिबर्टी, नागरिक का जो आज़ादी है वो कमज़ोर किया कर दिया गया था, इसलिए उन लोगों ने बम फेंका था। याद रखिए, जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आपको याद रखना है, इसे बी, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। फिर इन लोग को जो फांसी की सज़ा मिली थी, ठीक है, भगत सिंह और भगत सिंह ये सबको, वो सौंडर का मर्डर के केस में मिला था, ठीक है। और कब हुआ था भैया, 1929 में। नेक्स्ट है चटगांव आर्मी रेड। सूर्य सेन जो थे वो चटगांव कहाँ है, चित्तागोंग अभी का बांग्लादेश, ठीक। तो वहाँ पे सूर्य सेन की अध्यक्षता में जो है 1930 में एक चटगांव का जो शस्त्रागार था वहाँ पे छापा हुआ था। इस पर मूवी भी बना हुआ है, इस पे जो है बहुत सारी मूवी भी बनी हुई है, ठीक। 1930 में था। तो सबसे पहले क्या हुआ, काकोरी ट्रेन रॉबरी, फिर हुआ बम फेंका गया, फिर 1930 में सूर्य सेन वाला चिटगांव आर्मी रेड, ठीक है। तो 1 2 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 58 का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 59, ठीक है। बोला विथ रेफरेंस टू द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। सबसे पहले भारत में कौन आया था, पुर्तगाली आया था, ठीक। कब आया था, 1498 में आया था। कहाँ आया था, कैलिकट में आया था, ठीक है। और अब अब्दुल माजिर के नाम से एक व्यक्ति था जिन्होंने पुर्तगाली वास्को डी गामा को मदद किया था कलकत्ती केरल आने में। और जैमोरिन जो वहाँ का लीडर राजा था, उन्होंने पुर्तगालियों में वास्को डी गामा को सपोर्ट किया था, ठीक है। पहली जो फैक्ट्री बनाई थी पुर्तगालियों ने वो कहाँ बनाया था, मछलीपट्टनम में बनाया था, ठीक है। बैटल ऑफ बेदरा युद्ध में पुर्तगालियों को अंग्रेज हरा दिया था। और फिर पुर्तगाली जो है लिमिटेड हो गए थे, कहाँ पे, आपका इंडोनेशिया ये सब में, ठीक। तो ये आपको पुर्तगाली के बारे में हुआ। उसी तरह से अगर डच के बारे में बात करेंगे तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी 1602 में बना था। इनका मेन जो इंटरेस्ट था इंडिया में स्पाइस ट्रेड का था, जिसका मसाला का व्यापार वो करते रहते थे। इसलिए उन्होंने ज़्यादा जो अपना फोकस किया वो कहाँ पे किया, मसालों के व्यापार पे। इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी बनाई थी कहाँ पे, पेटापुल्ली में। कहाँ पे, पेटापुल्ली में, जो आपका कोरोमंडल में एक जगह है। बाद में सेम आपका एक फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में उसी साल बनाई थी, ठीक है। तो बोल रहा है डच स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट कोची। भाई कोची नहीं था, पेटापुल्ली था, ठीक है, जो आपका कोरोमंडल में है, नॉर्थ कोरोमंडल में। बाद में मछलीपट्टनम में बनाया। उसी तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1599 में हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसने क्या दिया था, एक फरमान जारी किया था, ठीक है। और फिर जाके जो है 31 दिसंबर 1600 को
एक ऑफिशियल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया गया कि आप भारत में 15 साल के लिए व्यापार कीजिए, और कोई भी यूरोप की कंपनी को व्यापार करने का परमिशन नहीं था। बाद में यही वाला जो 15-15 साल का जो प्रावधान था वो बढ़ते 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 कंटिन्यू हुआ, और जो है 1800 हमारा जो है 13 तक उसका मोनोपोली रहा, चाय और चाइना को छोड़ के, और 1833 में उसका पूरा व्यापार करने का अधिकार जो है वो ख़त्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला फैक्ट्री जो था वो लगाया था कहाँ पे, सूरत में लगाया था। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगाया था। कब लगाया था भैया? 1608 में लगाया था। ठीक है, और धीरे धीरे करके और भी जगह लगाया। सूरत में लगाने का जो परमिशन उसको दिया गया था वो कौन दिया था? तो उनको जो है 15 साल का अधिकार देने का शुरुआत हुआ था, और फिर बाद में बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रहा। ठीक है, सूरत में जो है वो पहली फैक्ट्री लगाई थी, हुगली में नहीं बनाई थी, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर फ्रेंच ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाया था, ये भी जो है हमारा गलत है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में बना था। ठीक है, और इसने भी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था, जहाँ पे अंग्रेज जो है वो लगाया था। फिर बाद में जो है धीरे धीरे करके वो मछलीपट्टनम और पांडिचेरी में लगाते हैं। ठीक है, 1674 में चंदेर नगर शहर का निर्माण करने के लिए बंगाल का उस समय का जो नवाब था कलकत्ता में उसको परमिशन देता है, किसको? फ्रेंच को। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। राइट, तो तीनों के तीनों गलत है। करेक्ट पूछा है, कोई भी करेक्ट नहीं है। आंसर हो जाएगा 59 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 260 है, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे संत तुकाराम के समकालीन थे, है ना, और तुकाराम को बहुत ही प्रशंसा करते थे। तुकाराम का जन्म जो है 1608 एडी में हुआ था। ठीक है, पूना के आसपास। राइट, तो शिवाजी महाराज भी पता है औरंगजेब के भी कंटेम्प्रेरी थे, है ना। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, तो अब देखिए बाबर का जो समय था वो 1526 से 30 तक था। ठीक है, बाबर का। फिर हुमायूं का समय था 1530 से 40, और बीच में शेर शाह का सूरी का समय था। फिर हुमायूं का समय था 1555 से 56। उसके बाद आते हैं अकबर, 1556 से लेकर 1605 तक था। ठीक है, उसके बाद आता है जहांगीर। ठीक है, उसका 1605 से लेकर 1627 तक। उसका शाहजहाँ आता है 1628 से लेकर 1658 तक, है ना। फिर औरंगजेब आता है। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है 1658 से लेके 1707 तक। फिर बहादुर शाह आता है, फिर ये सब आते हैं। तो मेन यही है आपका टाइम पीरियड याद करने का। तो जो छत्रपति शिवाजी का समय था वो 1608 से लेके, तो और शिवाजी का जो समय था वो मतलब जो रेन था वो 1674 के आसपास था, मतलब वो औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, और संत तुकाराम के भी समकालीन थे, ये एकदम सही है। देखो जो मेन राजा था उसका समकालीन जो संत था उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मीराबाई थे वो किसके समकालीन थे बताइए, रविदास किसके समकालीन थे बताइए। ठीक है, और कबीर जो थे वो किसके समकालीन थे बताइए। ठीक, फिर बोल रहा है ही लेविड चौथ एंड सरदेश मुखी टैक्सेस आउटसाइड द मराठा किंगडम। तो बोल रहे मराठा किंगडम के बाहर में वो चौथ जो एक तरह का टैक्स टाइप का समझ लीजिए, और सरदेश मुखी वो लगाते थे। तो देखो मराठा जो राजा था, ठीक है, शिवाजी महाराज जो थे वो चौथ और सरदेश मुखी लगाते थे अपने पड़ोसी के देश में। ठीक है ना, चौथ जो था तो 1/4 होता था मुगल, जितना भी मुगल का टैक्स होता था चौथ उसका 1/4 होता था, और सरदेश मुखी जो होता था उसका 1/10 हिस्सा होता था।